हेलो फ्रेंड्स, इन्फिनिटी लाइब्रेरी एजुकेशन के अपने इस चैनल पर मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। अपन कॉलन क्लासिफिकेशन की क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। कल की क्लास में अपन ने कॉलन क्लासिफिकेशन में वर्गांक बनाने के लिए मैंने आपको रंगनाथन महोदय ने 8 स्टेप्स बताए थे। उन सभी स्टेप्स का मैंने आपको कल बेसिक इंट्रोडक्शन करवाया था। आपको बताया था मैंने कौन कौन सी स्टेप्स होती है। आज मैं आपके सामने उसके लिए एक एग्जाम्पल लेकर आ रहा हूँ और उस एग्जाम्पल से मैं आपको उन स्टेप को बताऊंगा कि अपन अंतिम चरण तक क्लास नंबर बनाने तक रंगनाथन महोदय ने इन स्टेप्स का प्रयोग किया है। तो इन स्टेप को कैसे अपन यूज करके और अंतिम चरण तक क्लास नंबर तक पहुंचकर अपन अपना वर्गांक बनाते हैं। तो आज मैं आपको एक एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग ये पूरी की पूरी स्टेप समझाऊंगा, जिससे आपको और अच्छे से ये चीजें समझ में आ जाएगी और आपको फाइनली पता चल जाएगा कि अब अपन को है ना, जब अपन कोई भी वर्गांक बनाएंगे उसमें फैसेट फॉर्मूला का यूज करके और उसमें 5 फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स और मेन क्लास को कैसे इंप्लीमेंट करना है और कॉलन क्लासिफिकेशन की बुक को अपन को कैसे यूज करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था स्टेप 0। आज मैं थोड़ा स्मॉल लेटर में थोड़े छोटे छोटे अक्षर में ही लिखूंगा, ताकि मैं चाह रहा हूं कि सारी की सारी स्टेप्स मोस्ट प्रोबेबली एक ही बोर्ड में अपने कवर हो जाए, ताकि अच्छे से समझ में आए। स्टेप 0 अपन की क्या थी, जिसे अपन क्या कहते थे, स्टेप 0 को रॉ टाइटल क्या कहते थे, अपन रॉ टाइटल कहते थे। सपोज मैंने बताया था रॉ टाइटल मतलब एक कच्चा टाइटल जो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जिसके साथ में बहुत सारी ऑक्सिलरीज ऑक्सिलरीज जुड़ी हुई हो सकती है, उसके साथ में कंजक्शंस, आर्टिकल्स कुछ भी लग सकते हैं। तो मैं आपके लिए एक एग्जांपल ले रहा हूं उसके लिए कि सपोज रॉ टाइटल में मेरा टाइटल है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ जर्नल क्लिपिंग। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। अब है ना, इस रॉ टाइटल को मैं एक एग्जांपल की फॉर्म में बता रहा हूं कि अपना रॉ टाइटल कैसा हो सकता है। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ जर्नल क्लिपिंग इन कॉलेज लाइब्रेरीज in Rajasthan during 1975। सपोज मैंने आपके सामने ये एग्जांपल लिया कि डॉक्यूमेंटेशन ऑफ जर्नल क्लिपिंग इन कॉलेज लाइब्रेरीज इन राजस्थान ड्यूरिंग 1975। ये बात कर रहा है कि भाई राजस्थान में जो कॉलेज लाइब्रेरीज में जो जर्नल होते हैं ना, रिसर्च के लिए, जो मैंने नहीं बताया था, पीरियोडिकल्स होते हैं, जर्नल्स होते हैं, न्यूज़पेपर होते हैं, ये सारे किसको बताएंगे। अगर अपन ऐसे भी समझते तो ये किसको बताते हैं, मैटर को बताते हैं कि नहीं बताते, किसी न किसी पदार्थ से बने हुए होते हैं। तो उनकी बात कर रहा है, जो एक क्या एक डॉक्यूमेंट है, किसी भी कॉलेज लाइब्रेरी का एक डॉक्यूमेंट हो सकता है जो जर्नल की फॉर्म में हो सकता है। और किसमें बता रहा है, राजस्थान में बात कर रहा है। कब की बात कर रहा है, 1975 की। तो मैंने कहा ये अपना एक रॉ टाइटल है, मतलब एक कच्चा टाइटल है। यहाँ से अपन को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। चलो ठीक है, अपन को पता है कि भाई अपने सामने एक टाइटल दे रखा है जो किसी न किसी राजस्थान यूनिवर्सिटी, राजस्थान कॉलेज की लाइब्रेरी की बात कर रहा है, उसमें जो जर्नल्स होते हैं उनकी बात कर रहा है। लेकिन यहाँ से आप क्या फाइंड आउट कर पा रहे हो, ये अपनी फर्स्ट स्टेप होती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, जिसमें अपना टाइटल कैसा होता है, रॉ फॉर्म में होता है, इसलिए स्टेप 0 को क्या कहते हैं, रॉ टाइटल कहते हैं। सेकंड अपनी स्टेप क्या आती है, स्टेप 1। अब अगर मैं स्टेप 1 की बात करूं तो स्टेप 1 को मैंने क्या कहा था, फुल टाइटल या एक्सप्रेसिव टाइटल। तो स्टेप 1 अपनी क्या थी, फुल टाइटल, और इसी को ही अपन क्या कहते हैं, फुल टाइटल को एक्सप्रेसिव टाइटल। दैट मींस एक ऐसा टाइटल, एक्सप्रेसिव टाइटल मतलब जो कुछ ना कुछ अभिव्यक्त कर रहा है। तो मतलब ये टाइटल आपको कुछ ना कुछ बताना चाह रहा है। तो फुल टाइटल में स्टेप 1 को मतलब अपन कहते हैं फुल टाइटल, मतलब अपन को इसकी मेन क्लास फाइंड आउट करनी है। तो जब अपन इस डॉक्यूमेंट को, अपन इस एग्जांपल को देखते हैं, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ जर्नल क्लिपिंग इन कॉलेज लाइब्रेरीज इन राजस्थान यूनिवर्सिटी 1975, तो मतलब अपन को यहाँ से नहीं पता चल रहा है ये लाइब्रेरीज की बात कर रहा है। तो इसमें मेन क्लास किसके बारे में, मतलब राजस्थान कॉलेज में, राजस्थान के कॉलेज में, वहां पे पर्टिकुलर लाइब्रेरीज में जो जर्नल से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसकी बात कर रहा है। तो यहाँ से अपन को नहीं पता चल रहा है कि मेन क्लास क्या आ सकती है इसमें, लाइब्रेरी, कुछ ना कुछ अपन को पता चल रहा है ना कि भाई लाइब्रेरी की बात हो रही है। तो अपन क्या करते हैं, वापस इसी एग्जांपल को एड इट इज वापस लिखते हैं, डॉक्यूमेंटेशन
of journals, clipping in कॉलेज लाइब्रेरीज। अब ये कॉलेज लाइब्रेरीज लिखने के बाद में अपन क्या करो, जैसे ही आपने लाइब्रेरीज लिखा तो उसके बाद में आपको स्टेप बना के क्या लिखोगे, लाइब्रेरी साइंस। यहां से आपको पता चल रहा है लाइब्रेरी साइंस आपकी मेन क्लास निकल के आ रही है। लाइब्रेरी के बाद में आपको पता चल रहा है ना कि भाई लाइब्रेरी साइंस आपकी मेन क्लास निकल के आ रही है। दैट मींस स्टेप 1 बताती है कि हमने मेन क्लास को इसमें से फाइंड आउट कर लिया है कि यहाँ पे मेन क्लास लाइब्रेरी साइंस है। फिर वापस एडिटिव आगे क्या है, इन राजस्थान ड्यूरिंग 1975। स्टेप 0 और स्टेप 1 आपको समझ में आ गई होगी। कल मैंने इसीलिए इसका सबका मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया था। आज मैं आपको एग्जांपल लेकर बता रहा हूं तो आपके लिए और भी इजी हो जाएगा इन चीजों को समझना। स्टेप 2 की बात करते हैं अपन। स्टेप 2 में अपना क्या आता है, स्टेप 1 में तो अपन को अपना फुल टाइटल आता है, एक्सप्रेसिव टाइटल आता है। तो जो अपना रॉ टाइटल था उसमें से अपन ने मेन क्लास फाइंड कर ली और अपन को टाइटल को अपन ने एक्सप्रेसिव टाइटल बना दिया। स्टेप 2 किसकी बात करते हैं, कर्नेल टाइटल की। अब कर्नेल टाइटल में मैंने आपको क्या बताया था, अब यहाँ पे आप कर्नेल टाइटल के आगे क्या लिखोगे, रिमूव ऑल ऑक्सिलरीज। जो भी ऑक्सिलरीज इसमें जुड़ी हुई हो रही है, मतलब जो भी इफ, ऑन, एन आ रहा है, मतलब ए एन दी आर्टिकल्स वगैरह जो भी आ रहे हैं उन सबको अपन को क्या करना होता है, रिमूव करना होता है। तो कर्नेल टाइटल क्या कहता है आपको, रिमूव ऑल ऑक्सिलरीज। ऑक्सिलरीज मतलब जो इसकी सहायता करिए सेंटेंस को बनाने में, टाइटल का सेंटेंस बनाने में जो भी इसके सहायक हो रहे हैं, इफ, ऑन, कंजक्शंस जो भी हो सकते हैं, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस, उन सबको क्या करना है, अपन को रिमूव करना होता है। तो रिमूव ऑल ऑक्सिलरीज, तो इससे अपन ऑक्सिलरीज कौन कौन सी हो सकती है, अपन कह सकते हैं प्रीपोजिशन हो सकती है, कंजक्शंस हो सकते हैं, और कंजक्शंस के साथ साथ में अपन क्या कह सकते हैं, आर्टिकल्स हो सकते हैं, ईटीसी। ईटीसी मतलब एनी अदर, कुछ भी, मतलब इससे रिलेटेड जो एक टाइटल का सेंटेंस बनाने में उसका काम आते हैं, तो उसको अपन क्या कहते हैं, उन सबको रिमूव करते हैं। तो उसको क्या कहते हैं अपने पास में, कर्नेल। कर्नेल का मतलब सेंटर पॉइंट और मेन पॉइंट, मतलब मेन चीजों को लेना है, बाकी को अपन को सबको हटाना है। तो अब अगर अपन के टाइटल में से अगर अपन इनको हटाते हैं तो अपने पास में क्या आता है, देखो, डॉक्यूमेंटेशन, एक तो टर्म आई डॉक्यूमेंटेशन, उसके बाद में आती है अपने पास में जर्नल क्लिपिंग, जर्नल क्लिपिंग के बाद में अपने पास में क्या आती है, कॉलेज लाइब्रेरीज, कॉलेज लाइब्रेरीज के बाद में अपने पास में टर्म क्या आ रही है, लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी साइंस के बाद में अपने पास में टर्म क्या आ रही है, राजस्थान, और राजस्थान के बाद में अपने पास में टर्म क्या आ रही है, 1975। अब अपन ने ये देख लो, ड्यूरिंग हुआ, इन हुआ, इन हुआ, ऑफ हुआ, सब कुछ अपन को हटा दिया। अपने जो मेन टाइटल में से जो अपन को जो जो चीजें चाहिए थी उनको सबको ले लिया, और उनको अपन को अभिव्यक्त करने के लिए अपन उसका क्या बनाएंगे, वर्गांक बनाएंगे, क्लास नंबर बनाएंगे। तो स्टेप 2 कहती है अपन को कर्नेल टाइटल, और कर्नेल टाइटल की फॉर्म में अपन ने अपने टाइटल को रिप्रेजेंट कर दिया। स्टेप 3 क्या कहती है, कर्नेल टाइटल के बाद में अपने पास में तीसरी स्टेप आती है, वो आती है अपने एनालाइज टाइटल। स्टेप 2 तक अपन को पता था कर्नेल टाइटल, कर्नेल टाइटल की फॉर्म में अपन ने अपने टाइटल को लिख दिया, और स्टेप 3 अपन की क्या आती है, स्टेप 3 आती है अपने एनालाइज टाइटल। अब एनालाइज टाइटल में मतलब अपन को इस टाइटल का विश्लेषण करना है, कि इस टाइटल का विश्लेषण करना है कि इसमें से ये डॉक्यूमेंटेशन किसको बता रहा है, जर्नल क्लिपिंग किसको बता रहा है, कॉलेज लाइब्रेरीज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइब्रेरी साइंस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, राजस्थान किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और 1975 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब अपन जो अपन के पास में कर्नेल टाइटल को लिखने के बाद में जो अपन के पास में टर्म आ रही है, उन टर्म का अपन अगर विश्लेषण करते हैं ना, तब वहां से अपन को पता लगा कौन पर्सनालिटी को बता रहा है, कौन मैटर को बता रहा है, कौन एनर्जी, मतलब रैंडमली फॉर्म में
अभी अपन उसके अपने फैसेट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपन को इसको अरेंज नहीं करना है। फैसेट फॉर्मूला तो अपना सिस्टमेटिक होता है मेन क्लास, उसके बाद में अपन पीएमईएसटी को फाइंड आउट करते हैं जो क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट। लेकिन अभी अपन क्या करते हैं रैंडमली, जैसे सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंटेशन आ गया, तो डॉक्यूमेंटेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैंने लिखा सपोज डॉक्यूमेंटेशन। अब अगर आप इस टाइटल में से देखो आपके, तो डॉक्यूमेंटेशन किसको रिप्रेजेंट करेगा, मतलब एक डॉक्यूमेंट है, मतलब देखो जर्नल क्लिपिंग से तो पता चल गया अपन को, कॉलेज लाइब्रेरी से पता चल गया लाइब्रेरी साइंस मेन क्लास है, राजस्थान स्पेस है, 1975 अपना टाइम है, और ये है जो अपन को किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डॉक्यूमेंटेशन का जैसे ही पता चल रहा है, डॉक्यूमेंटेशन मतलब क्या होगा, मतलब एक पूरा का पूरा कोई डॉक्यूमेंट होता है, मतलब तो अगर अपन को इसके देखने से पता चल रहा है ये अपने किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एनर्जी को। जर्नल की बात हो रही है, जर्नल हुआ, न्यूज़पेपर हुआ, पीरियोडिकल हुआ, ये एक मैटर को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं करता है, किसी ना किसी कागज से बने हुए, किसी ना किसी मैटर से बने हुए होते हैं। तो अपन को पता चल गया भाई जो अपनी जर्नल क्लिपिंग होती है ना, जर्नल क्लिपिंग, आप यहाँ पे क्लिपिंग को भी नहीं लिखोगे, क्लिपिंग को भी हटाओ, आप तो मेन डॉक्यूमेंट्स को अपन पकड़ रहे हैं कि भाई कौन सा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि अपन जर्नल की बात कर रहे हैं, तो जर्नल आपके किसको बता रहा है, मैटर को। मैं रैंडमली तो लिख रहा हूं, डॉक्यूमेंटेशन ई को बता रहा है तो मैंने ई रिप्रेजेंट कर दिया, जर्नल अगर मैटर को बता रहा है तो मैंने मैटर को रिप्रेजेंट कर दिया। कॉलेज किसको बता रहा है अपना, आप देखोगे यूनिवर्सिटी हुआ, कॉलेज हुआ, ये लाइब्रेरी साइंस की क्या होती है, पर्सनालिटी होती है कि नहीं होती है। तो अपन को पता चल गया कॉलेज है जो उसकी पर्सनालिटी को बता रहा है। लाइब्रेरी साइंस किसको बता रहा है आपके, लाइब्रेरी साइंस आपको बता रहा है मेन क्लास को। किसको बता रहा है, मेन क्लास को। पता चल रहा है ना, लाइब्रेरी साइंस यहाँ पे अपनी मेन क्लास है। राजस्थान किसको बता रहा है, स्पेस को, तो मैंने उसके कोष्टक में स्पेस लिख दिया। और 1975 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को, तो मैंने उसके सामने टाइम को रिप्रेजेंट कर दिया। मतलब अपने टाइटल में से जो जो 5 फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, एनालिसिस टाइटल का मतलब यही होता है, जो स्टेप 3 होता है ना एनालाइज टाइटल, इसमें क्या होता है, अगर अपन इसमें लिखना भी चाहे तो आप इसमें लिख सकते हो, फाइंड क्या करना है, 5 फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। एनालिसिस टाइटल के आगे आप क्या लिख दोगे, फाइंड 5 फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब जो 5 फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, एक तो मेन क्लास तो होती है, मेन क्लास के बाद में अपनी 5 फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, पीएमईएसटी, उनको आप रैंडमली फाइंड आउट कर दो। जैसे आपका टाइटल दे रखा है उसको अपन रैंडमली अपन ने फाइंड आउट कर लिया और बता दिया कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। डॉक्यूमेंटेशन एनर्जी को कर रहा है तो अपन ने एनर्जी में बता दिया, जर्नल मैटर को कर रहा है तो अपन ने मैटर में बता दिया, कॉलेज अपन की पर्सनालिटी को बता रहा है, लाइब्रेरी साइंस मेन क्लास को बता रहा है, राजस्थान स्पेस को बता रहा है और 1975 टी को बता रहा है। तो इनके सामने सबके सामने अपन ने कोष्टक में ये चीजें सारी की सारी लिख दी। स्टेप 4 अपने क्या होता है, स्टेप 3 में तो अपन ने एनालाइज कर लिया फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स को। स्टेप 5 में स्टेप 4 में अपन क्या करते हैं, इनको ट्रांसफॉर्म करते हैं। ट्रांसफॉर्म मतलब अब अपन इसको क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। किसमें रिप्लेस कर देंगे, अपन के एक्चुअल फैसेट फार्मूले में। और एक्चुअल फैसेट फार्मूला क्या होता है अपना, मेन क्लास और उसके बाद में पीएमईएसटी, पर्सनालिटी मैटर एनर्जी स्पेस टाइम, एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट की फॉर्म में, मतलब अमूर्त से मूर्त की फॉर्म में अपन को इसको क्या करना है, इनको व्यवस्थित करना है। अपन ने पहचान कर ली, सबकी पहचान कर ली, अब उनको क्या करना है, अपन को एक ट्रांसफॉर्म, सॉरी स्टेप 4 क्या बताती है, स्टेप 4 होती है अपने ट्रांसफॉर्म टाइटल। तो ट्रांसफॉर्म टाइटल में अपन क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे फैसेट फार्मूले में अपन इसको। और अपना फैसेट फार्मूला क्या कहता है, मेन क्लास और पर्सनालिटी मैटर एनर्जी स्पेस टाइम। लेकिन अभी यहाँ पे कोई भी सिंबल नहीं लगाना है। सिंबल कब लगाएंगे, जब अपन मेन क्लास नंबर बनाएंगे और क्लास नंबर के टाइम अपन का एक्चुअल फैसेट फार्मूला आएगा जिसमें हर एक जो फैसेट्स होता है उसके साथ में कौन सा कनेक्टिंग सिंबल लगता है, वहां पे अपन सिंबल लगाएंगे। तो यहाँ तक स्टेप 3 तक अगर आप सबको समझ में आ गया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या आप आराम से वीडियो को पॉज करके और आराम से इसको आप अपने नोट्स के अकॉर्डिंग बनाते हुए लिख सकते हो। मैं अभी आगे की नेक्स्ट स्टेप्स करवाने के लिए मेरे को यहाँ से ऊपर से बोर्ड को रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि अभी अपने पास में 3 स्टेप ही हुई है। तो स्टेप 4, 5 और 6 और 7, 4 स्टेप्स अभी बाकी है। टोटल अपने 8 स्टेप है ना। तो मैं एक बार इसको मिटाता हूँ ऊपर की स्टेप्स को। यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा एनालाइज टाइटल क्या होता है।
एनालिसिस टाइटल का अभी मैंने यहाँ पे लिखा है, तो आपको एनालिसिस टाइटल के सामने लिखना है, फाइंड करना है आपको। क्या फाइंड करना है? 5 फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। पांचों फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स को आप फाइंड कर दो। और 5 फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होती है? पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस, टाइम। लेकिन ध्यान रखना है, स्टेप 3 कहती है आप उनको रैंडमली फाइंड आउट कर लो। जरूर नहीं अभी फैसेट फॉर्मूला की बात कर रहा है वो ट्रांसफॉर्म टाइटल में। जो इसकी नेक्स्ट स्टेप आ रही है, स्टेप 4, उसमें वो कह रहा है ट्रांसफॉर्म। दैट मींस अब अपन को इसको रिप्लेस करके और उसको क्या करना है, एज ए फैसेट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको अपन को अरेंज करना है। स्टेप 3 के बाद में देखो अपनी स्टेप 4 क्या आ रही है। स्टेप 4 अपनी क्या कह रही है? ट्रांसफॉर्म टाइटल। मतलब ट्रांसफॉर्म का मतलब ही क्या होता है? अब उसको परिवर्तित कर दो, ट्रांसफॉर्म कर दो, उसका परिवर्तन कर दो। किसका परिवर्तन करोगे? जो स्टेप 3 में आपने एनालाइज किया है टाइटल को, उसकी सारे के सारे 5 फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स को आपने रैंडमली मतलब आगे पीछे कैसे भी उसको आपने फाइंड आउट कर लिया, प्राप्त कर लिया है। अब इसको ट्रांसफॉर्म कर दो। किसमें ट्रांसफॉर्म कर दो? एक्चुअल फैसेट फॉर्मूले में। तो ट्रांसफॉर्म टाइटल क्या कहता है? ट्रांसफॉर्म टाइटल कहता है रीअरेंज द फैसेट फॉर्मूला। इसका मतलब ही क्या होता है ट्रांसफॉर्म टाइटल का? रीअरेंज करना है, रीअरेंज द फैसेट फॉर्मूला। रीअरेंज द फैसेट फॉर्मूला मतलब आपको इसको रीअरेंज करना है। किसमें रीअरेंज करना है? फैसेट फॉर्मूले में। और फैसेट फॉर्मूला अपना क्या होता है? मेन क्लास और उसके बाद में पी एम ई एस टी। अभी अपन कोई भी सिंबल नहीं लगा रहे, मतलब ये कह रहा है अभी स्टेप टू स्टेप चल रहे हैं। 4 स्टेप में अपन ने जो 3rd स्टेप में एनालाइज किया ना, उसको ट्रांसफॉर्म करना है किसमें? फैसेट फॉर्मूले में। और फैसेट फॉर्मूला क्या होता है? मेन क्लास, पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस और टाइम। तो सबसे पहले अभी तक तो यहाँ पे देख लो रैंडमली था, तो अब यहाँ से आपको सबसे पहले मेन क्लास को लिखना है। तो मेन क्लास आपकी क्या है? लाइब्रेरी साइंस। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? लाइब्रेरी साइंस को। लाइब्रेरी साइंस के आगे आपने क्या लिख दिया? मेन क्लास। एमसी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मेन क्लास को। उसके बाद में आपकी पर्सनालिटी आनी चाहिए। तो पर्सनालिटी आपकी किसको रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे? कॉलेज। लाइब्रेरी साइंस होगी अपनी, कॉलेज अपना किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पर्सनालिटी को। तो अपन क्या लिख देंगे? कॉलेज करके और कोष्टक में उसको बता देंगे ये इसकी पर्सनालिटी है। पर्सनालिटी के बाद में अपन को किसको लिखना होता है? मैटर को। तो मैटर अपना क्या आ रहा है यहाँ पे? ये रहा जर्नल। तो अपन क्या लिख देंगे? जर्नल। और जर्नल लिखते हैं उसके आगे क्या कर देंगे? एम, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मैटर को। मैटर के बाद में अपना क्या आता है? एनर्जी। एनर्जी अपने को यहाँ पे एनालाइज टाइटल में अपन की एनर्जी कहाँ पे आ रही है? एनालाइज टाइटल में अपनी एनर्जी आ रही है, ये रही डॉक्यूमेंटेशन। तो अपन क्या कर देंगे? डॉक्यूमेंटेशन को लिखेंगे। और इसके आगे कोष्टक में क्या लिख देंगे? अपन एनर्जी लिख देंगे। एनर्जी के बाद में अपना क्या आता है? स्पेस आता है। तो स्पेस अपना क्या आ रहा था? राजस्थान। और राजस्थान के आगे अपन क्या कर देंगे? स्पेस कर देंगे। देन उसके बाद में अपने पास में क्या आता है? टाइम। और टाइम क्या आ रहा था अपने? 1975। और उसके आगे अपन कोष्टक में क्या कर देंगे? टी कर देंगे। तो अपन ने क्या किया? स्टेप 4 कहती है ट्रांसफॉर्म टाइटल। तो जो अपना एनालाइज टाइटल था उसको अपन ने क्या कर दिया? एक फैसेट फॉर्मूले में, एक्यूरेट फैसेट फॉर्मूले में उसको अरेंज कर दिया और उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, इसको परिवर्तित कर दिया। इसलिए स्टेप 4 को क्या कहा जाता है? ट्रांसफॉर्म टाइटल कहा जाता है। स्टेप 5 क्या कहती है अपने? स्टेप 5 अपने कहती है टाइटल इन स्टैंडर्ड टर्म। टाइटल इन स्टैंडर्ड टर्म। इस चीज को समझने की कोशिश करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। टाइटल इन स्टैंडर्ड टर्म। अभी तक जो आपके पास में जो टाइटल आया है, मतलब वो क्या कह रहा था? उसमें अपन उसको फैसेट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपन ने अरेंज किया है। स्टैंडर्ड टर्म में अगर अपन को किसी भी टाइटल को अरेंज करना है तो उसकी मेन क्लास के लिए एक्यूरेट जो फैसेट फॉर्मूला होता है ना, उसके अकॉर्डिंग अपन को उसको अरेंज करना है। सपोज मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पे अपनी मेन क्लास क्या आ रही है? इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग या इस टाइटल के अकॉर्डिंग अपनी मेन क्लास क्या आ रही है?
लाइब्रेरी साइंस। तो लाइब्रेरी साइंस जो अपन की मेन क्लास है, तो अपन लाइब्रेरी साइंस को सबसे पहले कहाँ पे देखते हैं, अपना कंटेंट होता है। कंटेंट में अगर अपन देखते हैं तो चैप्टर NZ है जो जनरलिया और N2 है जो लाइब्रेरी साइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लाइब्रेरी साइंस के लिए अपन पार्ट 2, जो पार्ट 2 इसके क्या होते हैं, शेड्यूल ऑफ क्लासिफिकेशन। पार्ट 1 तो इसके रूल्स होते हैं, पार्ट 2 होते हैं शेड्यूल ऑफ क्लासिफिकेशन। और शेड्यूल में क्या दे रखे होते हैं, सारे के सारे विषय और विषय से संबंधित उसके सारे के सारे फैसेट्स और उसके सब डिविजन्स दे रखे, फैसेट उसके सब डिविजन्स ही होते हैं। डीडीसी में भी सब कुछ शेड्यूल में दे रखा होता है, कॉलम क्लासिफिकेशन में भी इसका पार्ट 2 क्या कहलाता है, इसका शेड्यूल कहलाता है। तो लाइब्रेरी साइंस के अगर शेड्यूल की बात करते हैं तो वो अपन को लाइब्रेरी साइंस का शेड्यूल मिल रहा है 2.30 पेज नंबर पर। तो जैसे ही अपन 2.30 पेज नंबर पर जाएंगे, मैं आ गया 2.30 पे, आपके पास में बुक है तो आप सभी पेज नंबर 2.30 पे आओगे। तो सबसे पहले अपने ऊपर चैप्टर लिखा हुआ, उसके नीचे लिखा हुआ लाइब्रेरी साइंस। अब इस लाइब्रेरी साइंस का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, तो स्टैंडर्ड फॉर्म इसमें दे रखा है, इसका फॉर्मूला दे रखा है, देखो फैसेट फॉर्मूला 2 कर देखा है, फिर उसके बाद में कोष्टक में P दे रखा है, फिर कोष्टक में M दे रखा है, फिर कोष्टक में E दे रखा है, और फिर उसमें कोष्टक में 2P दे रखा है। तो यहाँ पे स्पेस और टाइम को नहीं लिया है, मतलब अब जब आप टाइटल को अकॉर्डिंग टू शेड्यूल उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करते हो, तो उसके जो मेन क्लास के साथ में जो उसकी परिवर्तित होने वाली 3 चीजें हैं, पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी, कौन कौन सी उस टाइटल के साथ में जुड़ रही है। क्योंकि स्पेस और टाइम के लिए तो रंगनाथन मोदी ने अलग से टेबल दी थी, जो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं। अब इसके हर एक मेन क्लास के साथ में ये फैसेट फॉर्मूला ऐड होता है, उसके अकॉर्डिंग जब अपन टाइटल को अरेंज करते हैं तो वो टाइटल की क्या आती है, मतलब स्टैंडर्ड टर्म आती है, या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ टाइटल या स्टैंडर्ड टर्म ऑफ टाइटल अपन उसको कह सकते हैं। तो अपने टाइटल में क्या आ रहा है, अपने टाइटल में पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी, तीनों चीजें आ रही है। लेकिन लाइब्रेरी साइंस की मेन क्लास में ये कह रहा है पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी, और उसके बाद में ये 2P कह रहा है। मतलब 2P का मतलब इसका दूसरा स्तर आ जाता है पर्सनालिटी का। तो उससे पहले पहले जो भी चीजें आ रही है, अब पर्सनालिटी में इसमें क्या क्या चीज हो सकती है, पर्सनालिटी में इसमें ट्रांस लोकल भी हो सकता है, लोकल भी हो सकता है, एकेडमिकल भी हो सकता है, बिजनेस भी हो सकता है। अब ये कह रहा है नहीं कह रहा है, मेरे पास तो इतनी सारी पर्सनालिटी है, आपके टाइटल के अकॉर्डिंग जो पर्सनालिटी आपको फाइंड आउट करनी है, जो अपने टाइटल में आएगी, उसका अपन अगर वर्गांक लेंगे, जो मैंने आपको बताया था फोकल नंबर, इसकी नेक्स्ट स्टेप होगी, वहां पे मैं आपको समझाऊंगा। तो स्टेप 5 कह रही है टाइटल इन स्टैंडर्ड टर्म, मतलब आपने कर्नेल टाइटल से जो भी टर्म प्राप्त किए या एनालाइज करके या ट्रांसफॉर्म करके जो भी टर्म प्राप्त किए, उसमें से अब आपको उस स्टैंडर्ड टर्म में लाना है। और स्टैंडर्ड टर्म में लाने के लिए आपको शेड्यूल का यूज करना है। और शेड्यूल जो बताता है, जो इस बुक का पार्ट 2 होता है, जहाँ पे 2 पॉइंट करके जो भी पेज नंबर दे रखे होते हैं हर एक मेन क्लास के लिए, उसके पर्टिकुलर मेन क्लास पे जाते हैं, तो वहां पे हर एक मेन क्लास का एक स्टैंडर्ड टर्म दे रखा है कि उसमें उसकी पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी के लिए क्या क्या वर्गांक हो सकते हैं और क्या क्या इसमें हो सकती है। तो यहाँ पे अगर अपन की स्टैंडर्ड टर्म अगर अपन फाइंड आउट करना चाहे, तो ट्रांसफॉर्म टर्म से अगर अपन स्टैंडर्ड टर्म में आएंगे, तो स्टैंडर्ड टर्म में अपने पास में क्या मिलेगी, मेन क्लास मिलेगी, लाइब्रेरी साइंस, फिर उसके बाद में अपन को क्या मिल रही है, पर्सनालिटी मिल रहा है, मेन क्लास मिल गई, पर्सनालिटी मिल गया, और उसके बाद में अपन को क्या मिल रहा है, जनरल मिल रहा है। जनरल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब अपन को पर्सनालिटी मिल रही है, मैटर मिल रहा है, और एनर्जी भी मिल रहा है, और डॉक्यूमेंटेशन भी मिल रहा है। डॉक्यूमेंटेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एनर्जी को। देन आफ्टर दैट स्पेस और टाइम के लिए अपन को पता है टेबल्स दे रखी है। अगर इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म अगर अपन को फाइंड आउट करनी है, तो हर एक मेन क्लास की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, उस स्टैंडर्ड फॉर्म को अपन उसके शेड्यूल से प्राप्त करते हैं। और शेड्यूल होता है जो इसका पार्ट 2 होता है कॉलम की बुक का, कॉलम क्लासिफिकेशन की बुक का। वहां पे अगर हर एक मेन क्लास के उस पेज नंबर पर जाते हैं, तो उसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखी होती है। उन स्टैंडर्ड फॉर्म में उसका PME या जो भी इसकी टर्म, इस टाइटल के अकॉर्डिंग तो पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी तीनों चीजें आ रही है। काफी टाइटल्स ऐसे होते हैं जिसमें मान लो मैटर नहीं आता है, काफी टाइटल ऐसे होता है कि जिसमें मतलब पर्सनालिटी आती है, पर्सनालिटी के मतलब पुनरावृत्ति भी होती है, P2P 3P नहीं सॉरी P2 P3 P4। तो जो जो टर्म आ रही है वो किस किस फॉर्म में उसकी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, उन सबको क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ टाइटल। तो स्टेप 5 कहते हैं टाइटल इन स्टैंडर्ड टर्म। तो इस स्टैंडर्ड टर्म में अपन को टाइटल को लिखते हैं। और स्टेप 6 क्या होती है अपनी, स्टेप 6 में मैंने आपको क्या बताया था, टाइटल इन फोकल नंबर, टाइटल इन फोकल नंबर। अब आपको हर एक का देना फोकल नंबर निकालना है। मतलब फोकल नंबर निकालने के लिए वही अपन को कॉलम की क्लासिफिकेशन, मतलब जो जो अपने टाइटल में टर्म है उनके पर्सनालिटी पे है, मैटर है, एनर्जी है, स्पेस है और टाइम है,
उनके लिए जो कॉलम क्लासिफिकेशन में जो प्रोसेस, जैसे कि पर्सनल पीएमई स्टैंडर्ड टर्म के लिए तो हर एक के मेन स्टैंडर्ड टर्म मेन क्लास में जाएंगे तो उसके फैसेट फॉर्मूले के ऊपर जाएंगे तो वहां पे लिखा फोसाई इन पी फोसाई इन एम, तो मतलब वो कह रहा है हमारे पास तो इसकी इतनी पर्सनैलिटी है, आपके टाइटल में जो उसकी पर्सनैलिटी आ रही है उस पे फोकस करो और उसका फोकल नंबर निकालो। आपके टर्म में उसकी जो मैटर आ रहा है उस पे फोकस करो और उसका क्या करोगे, फोकल नंबर निकालो। आपके टाइटल में जो इसकी एनर्जी आ रही है उस पे फोकस करो और उसका नंबर निकालो। फिर स्पेस के लिए जाओगे तो वो कह रहा है स्पेस के लिए रंगनाथन मोदी ने कहा हमने तो पूरी टेबल दे दी, आपके टाइटल में जो उसका स्पेस आ रहा है जैसे राजस्थान, तो स्पेस टाइटल में जाओ, नहीं सॉरी स्पेस टेबल में जाओ और आप उस पर फोकस करो और आप उसका वर्गांक निकालो। टाइम के लिए आपको कह रहा है टाइम टेबल में जाओ, आपके टाइटल के लिए जो टाइम दे रखा है उस पर फोकस करो और उसका वर्गांक निकालो। यही होता है टाइटल इन फोकल नंबर। तो अपन क्या करेंगे, हर एक का क्या करेंगे, वर्गांक दे देंगे। अब देखो सारे के सारे मैं वर्गांक इसी बुक में से निकालूंगा। अब देखो सबसे पहले अपन का टाइप स्टेप क्या कह रही है, स्टेप 5 में तो अपन ने क्या लिख दिया, स्टैंडर्ड टर्म में टाइटल लिख दिया, लेकिन अपन की टर्म क्या आ रही है, सबसे पहले देखो मेन क्लास आ रही है। तो मेन क्लास क्या है, अपनी लाइब्रेरी साइंस। तो आप सबको अब तो पता चल गया होगा लाइब्रेरी साइंस के लिए वर्गांक क्या होता है, 2, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मेन क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। भाई इस लाइब्रेरी साइंस के लिए वर्गांक क्या होता है, मतलब 2 होता है कि नहीं होता है। मैंने क्या था, कितनी मेन क्लासेस बताई थी रंगनाथन महोदय ने, अगर आपको देखना भी है तो ये देखो लाइब्रेरी साइंस चैप्टर 9Z, और सबसे पहले 2.30 पे जाओगे, या आगे इसकी मेन क्लासेस में भी देखोगे चैप्टर 1 में तो 2.4 नंबर पेज नंबर पे जाओगे तो वहां पे देखो लाइब्रेरी साइंस के लिए वर्गांक 2.4 नंबर पेज पे जाओगे तो भी लाइब्रेरी साइंस के लिए आपको वर्गांक मिलेगा 2। मेन क्लास के बाद में अपने क्या आ रही है, पर्सनैलिटी, और पर्सनैलिटी अपन की क्या आ रही है, कॉलेज। अब कॉलेज अपन किसकी मेन क्लास में देखना है, अपनी मेन क्लास क्या है, लाइब्रेरी साइंस। अब अपन लाइब्रेरी साइंस में उसके स्टैंडर्ड टर्म में जाएंगे तो सबसे पहले अपन को लाइब्रेरी साइंस की स्टैंडर्ड टर्म कहां पे मिल रही है, अकॉर्डिंग टू उसके शेड्यूल, तो लाइब्रेरी साइंस का अपन को मिल रहा है 2.30 पे। तो मैं गया 2.30 पे इस कॉलम की बुक में से। तो आप सबको इस बुक का यूज करना है, बुक का यूज करना मैंने आपको बता रखा है। तो जैसे ही मैं 2.30 पे आया तो मेरे पास में लाइब्रेरी साइंस की क्लास खुल गई। अब मेरे को इसमें से इसकी पर्सनैलिटी ढूंढनी है, पर्सनैलिटी क्या है अपने, कॉलेज। तो मैं जैसे इसमें से अपन की पर्सनैलिटी ढूंढ रहा हूं तो 3 नंबर पे बता रहा है एकेडमिकल, एकेडमिकल में आएगा स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, तो वहां पे मेरे को कॉलेज के लिए वर्गांक मिल रहा है 33। क्या मिल रहा है, 33। तो मैंने लिख दिया वर्गांक नेक्स्ट 33, जो इसको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे पर्सनैलिटी भी आ गई, मेन क्लास हो गई, पर्सनैलिटी हो गई। पर्सनैलिटी के बाद में अपने पास में आ रहा है जर्नल। अब जर्नल क्या है, अब जर्नल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैटर। मैटर किसका, उसी मेन क्लास का, लाइब्रेरी साइंस का। तो अपन क्या देखेंगे, फोसाई इन एम में देखेंगे कि भाई ये कह रहा है हमारे पास ये मैटर है, उसमें से आपका मैटर क्या आ रहा है। जैसे अपने मैटर की टर्म आ रही है जर्नल, तो जर्नल के लिए क्या वर्गांक हो सकता है उसको अपन फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे ही अपन इसमें लाइब्रेरी साइंस में फोसाई इन एम पे आते हैं तो यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, सेम एज फोसाई इन पी फॉर जनरल या बिब्लियोग्राफी। तो इसका कहने का मतलब है कि मैटर, लाइब्रेरी साइंस के मैटर में जो काम आएगा, मतलब मैटर जो भी होंगे वो सेम होंगे फोसाई इन पी, मतलब पर्सनैलिटी पे फोकस करना है किसकी, जनरल बिब्लियोग्राफी। तो जनरल बिब्लियोग्राफी क्लास है। तो जनरल बिब्लियोग्राफी क्लास अपन देखते हैं तो लाइब्रेरी साइंस से जस्ट ऊपर जब अपन कंटेंट आते हैं उसके जस्ट ऊपर देखो लाइब्रेरी साइंस से ऊपर जनरल ये क्लास है, जिसके लिए क्या है, पेज नंबर 2.29, मतलब 2.30 से जस्ट आगे वाली पेज, 2.30 के जस्ट आगे वाले पेज पे अगर अपन देखते हैं तो ये कह रहा है इसकी जो जनरल क्लास की जो भी पर्सनैलिटी है वो लाइब्रेरी साइंस के मैटर को रिप्रेजेंट करती है, उसी के सेम होती है, मतलब ये नोट डाल के लिखा हुआ है। तो अगर अपन यहां से देखते हैं तो जर्नल और पीरियोडिकल मैंने बताया था कि नहीं बताया था, सेम होता है कि नहीं होता है, जर्नल हो गया पीरियोडिकल होता है, एक ही चीज होती है। तो आप इस पे फोसाई इन पी, तो फोसाई इन पी में कह रहे हैं जनरल क्लास में कह रहा है कि हमारे पास तो इतनी सारी पर्सनैलिटीज है इसकी जो मतलब आपके लाइब्रेरी साइंस के मैटर को रिप्रेजेंट कर रही है और जनरल बिब्लियोग्राफी की पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें से आपके टाइटल के लिए कौन सी पर्सनैलिटी आपको चाहिए उस पे फोकस करो और उसका वर्गांक आप निकालो। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे देख रहा हूं तो मेरे को देखो नीचे मिलेगा पीरियोडिकल, और पीरियोडिकल के लिए क्लास नंबर वर्गांक क्या मिल रहा है, 4-6 मिल रहा है। पीरियोडिकल और जनरल एक ही चीज होती है, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे मेरे को क्या मिल गया, 4-6, क्योंकि मेरा क्या है वर्गांक, जर्नल, मैटर क्या है, जर्नल है, तो जर्नल के लिए मेरे को वर्गांक मिल गया 4-6। मैं इसमें फोकल नंबर लिख रहा हूँ सारे के सारे, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जर्नल को रिप्रेजेंट, सॉरी मैटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और मैटर अपना क्या है, जर्नल।
मैटर के बाद में अपन को पता है क्या आता है अपने, एनर्जी। अब एनर्जी अपने पास में अपने टाइटल में क्या है, एनर्जी। देखो एनर्जी अपने डॉक्यूमेंटेशन। अब एनर्जी किसकी चाहिए अपन को, लाइब्रेरी साइंस मेन क्लास की। तो वही अपन अपनी मेन क्लास लाइब्रेरी साइंस पे जाएंगे 2.30 पे। अब ये कह रहे हैं अब एनर्जी के लिए अपन किस में जाएंगे, फोसाइन ई में जाएंगे। कि वही सेम चीज कि भाई हमारे पास तो लाइब्रेरी साइंस मेन क्लास की ये एनर्जी है, आपके टाइटल के अकॉर्डिंग आपकी कौन सी एनर्जी है, जैसे अपनी एनर्जी डॉक्यूमेंटेशन है तो उस पे फोकस करो। फोसाइन एम का मतलब ये है उस पे फोकस करो, उस पे फोकस करो जो आपकी एनर्जी है फोसाइन ई में, सॉरी। तो अपन फोसाइन ई में अगर अपनी एनर्जी पे फोकस करते हैं तो अपनी एनर्जी डॉक्यूमेंटेशन है तो अपन उसको सर्च करके फोकस करते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन अपन को निकलता है वही पेज नंबर 2.30। फोसाइन ई में आएंगे, ई कम 2 पे लिखा हुआ है, उसमें देखो डॉक्यूमेंटेशन के लिए अपन को वर्गांक मिल रहा है सबसे नीचे 97। क्या मिल रहा है, 97। तो 97 अपन का क्या हो जाएगा, एनर्जी। 97 क्या निकल गया अपन का, उसका फोकल नंबर क्या आ गया अपने पास में, 97 आ गया, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एनर्जी को। और अपने टाइटल में एनर्जी क्या है, डॉक्यूमेंटेशन। और एनर्जी के बाद में अपन को क्या मिलता है, मेन क्लास, पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी। उसके बाद में अपन को मिलता है स्पेस। तो सेम आपको पता चल गया होगा, स्पेस वाली टेबल में जाओगे और जो राजस्थान है, राजस्थान के लिए अगर आप वहां पे स्पेस को ढूंढोगे तो 4437 मिलेगा आपको। तो राजस्थान के लिए क्या मिल जाएगा, 4437, जो आपके किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और स्पेस के बाद में अपने पास में क्या मिलता है, टाइम। और टाइम जो अपन को पता है 1975, टेबल 1 में मैंने बता दिया 1975 किसकी सीरीज में आएगा, 1975 किसकी सीरीज में आएगा, मतलब एन की सीरीज में आएगा, क्योंकि पी तो 2000 की सीरीज हो जाती है। तो वहां से अपन को 1975 के लिए मैंने टाइम टेबल से आपको वर्गांक बनाना सिखाया था, तो उसके लिए वर्गांक क्या आ जाएगा, n75, जो अपन को किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को रिप्रेजेंट। 1975 के लिए क्या आ जाएगा, n75। तो टाइटल 6 जो अपन को कह रहा है वो सारी की सारी चीजें अपन ने फाइंड आउट की नहीं की। देखो टाइटल इन फोकल नंबर, तो पूरे के पूरे टाइटल को अपन ने फोकल नंबर मतलब अपन ने पर्टिकुलर उस पे फोकस करके और उनके सबके वर्गांक निकाल दिए और इस फॉर्मेट में अपन ने उसको अरेंज कर दिया और जमा दिया। नेक्स्ट स्टेप होती है अपन के स्टेप 7, जो स्टेप 7 होती है जो किसको रिप्रेजेंट करती है, क्लास नंबर को। अब अपन को बनानी है क्लास नंबर। लास्ट स्टेप, अंतिम चरण, जो अपन का मेन उद्देश्य होता है कि जो अपन को टाइटल दे रखा होता है उन टाइटल का अपन को क्या बनाना होता है, क्लास नंबर। अभी तक अपन क्या कर रहे थे, डायरेक्ट क्वेश्चंस कर रहे थे कि भाई अपन का जो टाइटल है डायरेक्ट फैसेट फार्मूला लगा के और उसकी क्लास नंबर बनाते थे। लेकिन उस क्लास नंबर तक आने के लिए रंगनाथन महोदय ने इतने चरण दिए थे। ये थ्योरी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड आप इसको प्रैक्टिकल में समझ रहे हो, ये समझ लो आपका थ्योरी का मतलब मैंने बहुत ही अच्छा टॉपिक कवर करवा दिया है। और इसमें से डायरेक्ट कैसा भी क्वेश्चन आएगा ना, उस क्वेश्चन को आप पुट अप कर लोगे, 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड कहीं पे भी आएगा। तो मैंने इसको पूरा का पूरा आपको एक्सप्लेनेशन के साथ में समझा दिया। मैंने ये नहीं कहा कि आपको 8 के 8 स्टेप्स रटने हैं, इन स्टेप्स का मतलब बता दिया, ये स्टेप रंगनाथन महोदय ने क्यों दिए। इन स्टेप को फॉलो करते हुए रंगनाथन महोदय कहते हैं इस क्लास नंबर तक अपन को आना होता है और अपना वर्गांक अपन को बनाना होता है। और स्टेप 7 क्या होती है अपनी, स्टेप 7 क्या होती है, क्लास नंबर। और क्लास नंबर बनाने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, मेन फैसेट फॉर्मूला। अब इस फैसेट फॉर्मूले में अपन को सारे के सारे सिंबल, पर्सनालिटी के लिए, मैटर के लिए, एनर्जी के लिए, स्पेस के लिए और टाइम के लिए जो रंगनाथन महोदय ने कनेक्टिंग सिंबल्स दिए, इस पूरे के पूरे सब टर्म को, सारे फैसेट्स को, सारी फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स को जो मेन क्लास के साथ में यूज हो रही है, जो इसकी स्टैंडर्ड टर्म के साथ में यूज हो रही है, उन सबको जोड़ना है एक साथ। और जोड़ने के लिए अपन क्या करेंगे, अभी तक तो अपन देख लो रैंडमली फाइंड आउट कर रहे हैं, कहीं पे भी सिंबल नहीं लगा रहे, मतलब आपने फाइंड आउट कर लिया सब कुछ। अब इन सबको जोड़ना है और जोड़ने के लिए किसी न किसी सिंबल का यूज करते हैं। मैथमेटिक्स में भी अपन जोड़ने के लिए प्लस माइनस गुणा भाग जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने के लिए उन संयोजी चिन्हों का यूज करते हैं, नहीं करते। ऐसे के ऐसे पूरे के पूरे टाइटल के सारे वर्गांक नंबर को जोड़ने के लिए उनके कनेक्टिंग सिंबल्स को यूज करते हैं। और ये कनेक्टिंग सिंबल फिक्स रहते हैं, मतलब कि भाई मैटर के, पर्सनालिटी के लिए कॉमा, मैटर के लिए सेमीकोलन, एनर्जी के लिए कॉलन और स्पेस के लिए डॉट और टाइम के लिए सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, ये फिक्स रहते हैं। इन्हीं फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अपन को जोड़ना है और इसी फॉर्मेट में अपन अपना क्या रखेंगे, मेन क्लास। अपना फॉर्मूला क्या होता है, मेन क्लास के बाद में पर्सनालिटी और मेन क्लास के बाद में कोई सिंबल नहीं। और फिर आता है एनर्जी। एनर्जी को अपन को फॉर्मूले में रखने से पहले उसका कनेक्टिंग सिंबल लगा के अपन को उसको जोड़ना है। तो एनर्जी के लिए क्या होता है, सेमीकोलन। सेमीकोलन कैसे होता है, एक बिंदी और नीचे लाइन, हल्की सी छोटी सी लाइन। उसके बाद में क्या आ जाएगा, सॉरी मैटर, ये मैटर के लिए होता है, एनर्जी के लिए नहीं होता है। मैटर को अपन को फॉर्मूले में पुट करने से पहले उसका कनेक्टिंग सिंबल क्या होता है, सेमीकोलन। और सेमीकोलन कैसे होता है, एक बिंदी और नीचे लाइन। फिर एनर्जी को जोड़ते हैं तो एनर्जी के लिए क्या होता है, कॉलन। कॉलन को अपन क्या कहते हैं, द्विबिंदु। तो अपन ने 2 बिंदु लगा दिए और अपन ने क्या लिख दिया, मैटर के बाद में एनर्जी।
तो जो भी अपन की एनर्जी आएगी उसका वर्गांक अपन यहाँ पे पुट कर देंगे। एनर्जी के बाद में स्पेस को पुट करने के पहले उसको कनेक्ट करने के लिए उसका कनेक्टिंग सिंबल क्या होता है, डॉट। तो डॉट को पुट किया और अपन क्या कर देंगे, स्पेस को पुट कर देंगे। फिर अपन को पुट करना है टाइम को पुट करने के लिए ये टाइम को उसके अपने फेसेट फॉर्मूले में जोड़ने के लिए उसका कनेक्टिंग सिंबल क्या होता है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। तो अपन सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगा देंगे और टाइम का जो भी वर्गांक आएगा उसको अपन पुट कर देंगे। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपन को क्या करना है, अपना जो भी टर्म आ रही है उसको पुट करना है और अपन को अपना क्लास नंबर फाइंड आउट करना है। तो मैं यहीं से देख लो, स्टेप 6 जो अपन की आई है टाइटल इन फोकल नंबर, मैंने इनके सबके नंबर तो फाइंड आउट कर दिए और क्लास नंबर में क्या होता है, अपन को इनके नंबर को फाइंड आउट करके उनको पुट करना होता है। तो मेन क्लास का नंबर क्या आ रहा है 2, तो मैंने पुट कर दिया 2। उसके बाद में पर्सनालिटी का नंबर क्या आ रहा है 333, कोई सिंबल है क्या, नहीं है, तो मैंने पुट कर दिया 33। उसके बाद में अपने पास में क्या आ रहा है सेमीकोलन, तो मैंने लगा दिया सेमीकोलन लगा के मैंने लगा दिया मैटर। अब मैटर का वर्गांक अपने पास में क्या आ रहा है 46, तो मैंने मैटर का वर्गांक पुट कर दिया 46। उसके बाद में अपने पास में क्या आ रहा है फॉर्मूले में कनेक्टिंग सिंबल के लिए कॉलन, तो मैंने लगा दिया कॉलन। और उसके बाद में अपन को एनर्जी का वर्गांक पुट करना है। तो एनर्जी का वर्गांक अपने टाइटल के लिए क्या आया था 97, तो उसको अपन ने पुट कर दिया 97। एनर्जी के बाद में अपना क्या आ रहा है स्पेस से पहले अपन का क्या आ रहा है डॉट का सिंबल आ रहा है, तो मैंने लगा दिया डॉट। और स्पेस के लिए अपन का स्पेस अपना राजस्थान था, उसके लिए वर्गांक निकल के क्या आ रहा है 4437, तो मैंने लिख दिया 4437। उसके बाद में मेरे पास में आ रहा है टाइम को पुट करने से पहले उसके लिए अपन क्या लगाते हैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, तो मैंने लगा दी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। उसके बाद में टाइम का वर्गांक अपने पास में क्या आ रहा है n75, तो मैंने पुट कर दिया n75। ये आपके बन गया पूरा का पूरा एक्चुअल क्लास नंबर। इस प्रकार से इन 8 स्टेप्स का प्रयोग करते हुए रंगनाथन महोदय ने क्लास नंबर बनाना सिखाया था। मैं कैंप में डायरेक्ट पढ़ाता था क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था वहां पे कि मैं इतनी सारी स्टेप्स को आपको सिखाऊं पहले और एक एक बच्चे को वो चीजें करूं, क्योंकि 10 डेज में इतना पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर मेरे पास में फुल टाइम है और मैंने पहले ही कहा था मैं उसी फॉर्मेट में पढ़ाऊंगा जो लाइब्रेरी को फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है उस बच्चे को भी पूरी की पूरी चीजें समझ में आएगी। तो कल जो मैंने 8 चरण बताए थे रंगनाथन महोदय ने आपको क्लास नंबर बनाने के लिए, उसको मैंने आपको एक एग्जांपल लेकर आज सब कुछ बता दिया है कि अपन वर्गांक कैसे बनाते हैं। और अंतिम चरण में जो वर्गांक बनाते हैं तो यहाँ पे अपन अपना फेसेट फॉर्मूला पुट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपन सबको अपने वर्गांक को पुट किया जाता है। तो आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा, 8 चरण अच्छे से समझ में आए होंगे। अब कल से मैं इसके क्वेश्चंस करवाना स्टार्ट करूंगा और क्वेश्चंस के साथ साथ मैं आपको कॉमन आइसोलेट्स भी बताता रहूंगा और इसका फेसेट फॉर्मूला भी आपको बताता रहूंगा, फिर रिलेटिव इंडेक्स भी बताऊंगा। सबको मैं साथ में करते करते हुए और आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवाते करवाते मैं क्लासिफिकेशन को आपके अंतिम चरण की तरफ ले जाऊंगा। अभी टाइम लगेगा थोड़ा क्योंकि मेरे को रिलेटिव इंडेक्स फेस रिलेशन और कॉमन आइसोलेट्स में थोड़ा टाइम लगेगा, वो लंबा टॉपिक है। तो उसके लिए आपको पेशेंस बना के मेरे साथ पढ़ना रहेगा। यहाँ से पढ़ने के बाद में आपको कहीं पे भी डाइवर्ट होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो क्लास को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। क्लास को देखने के बाद आप उसको लाइक के बटन पे आप क्लिक करना भूल जाते हैं तो ध्यान रखिए और जितना हो सके क्लास को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए ताकि लाइब्रेरी के प्रैक्टिकल में किसी को भी ये डर नहीं रहे कि मैं प्रैक्टिकल सीख नहीं सकता। और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में आप प्रैक्टिकल सीख गए तो थ्योरी आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। प्रैक्टिस कीजिए और जुड़े हुए रहिए अपने चैनल इन्फिनिटी लाइब्रेरी एजुकेशन के साथ।